चलो यार स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पे थे? हम फंक्शन से पे थे और फंक्शंस में हम लोगों ने एक फंक्शन देखा था। आवाज आ रही है ना? लो। यस सर, आ रही। आ रही है सर। चलो सही है। हाँ, हम फंक्शंस पे थे। फंक्शंस में हमने लास्ट टाइम जो देखा था उसमें से एक फंक्शन हमने स्टार्ट किया था बनाना, यानी कि प्रिंट मैसेज उसका नाम था। और वो इनपुट ले रहा था कुछ भी नहीं, यानी कि वॉइड इनपुट है उसका, और आउटपुट भी उसका वॉइड है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक तरीन फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा एडवांस करने गए थे हम लोग। इसमें कोई इनपुट आ रहा है, हमने चेंज जो किया था इसके अंदर सिर्फ ये किया था कि इसके अंदर कोई इनपुट लेके आ गए थे बस, एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो अब जो इसके अंदर इनपुट आ रहा है वो एक इंटीजर डेटा टाइप का आ रहा है। तो ये प्रिंट मैसेज जो है ये अभी भी वही फंक्शन है जो कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा। और प्रिंटिंग के लिहाज से मैंने जो भी उसके अंदर लिखना होगा यानी कि प्रिंट करवाना है वो बस मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, जहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ इस फंक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, पहली लाइन के अंदर डिक्लेयर करने के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, यानी कि उसने करना क्या है। और फिर उसके बाद फिर मैंने उसको कॉल किया है। कॉल करने से क्या होगा, जहां पे भी उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जहां पे वो डिफाइन हुआ है वो करेगा क्या, आपके उस पे जंप करेगा। कुछ कह रहे हो? जिससे वो आपकी आवाज हैंग हो रही थी, अब सही हो गई। अच्छा सही है। यार मेरे पास नेट नहीं चल रहा, मोबाइल नेट से हूँ, और मेरे पास 3G आ रहा है, 4G नहीं आ रहा मोबाइल पे, तो थोड़े से इश्यूज होंगे। खैर, कोई मसला नहीं, रिपीट कर लेंगे चीजें। हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग इस पे थे प्रिंट मैसेज, उसमें एक इंटीजर डेटा टाइप में इनपुट ले रहा हूँ। अब ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में मैंने क्या करना था, प्रिंट करना था जो भी रिसीव्ड वैल्यू है, यानी कि यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया है वो प्रिंट हो जाए बस। ठीक है, तो प्रिंटिंग का काम मैंने एक फंक्शन को पकड़ा दिया। ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू प्रिंट होगा। अब इस मैसेज जो प्रिंट करवा रहा हूँ जिस फंक्शन को, उसको वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए कि किस वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो मैंने इसमें वैल्यू भिजवानी भी होगी, यानी कि जो यूजर ने वैल्यू नंबर एंटर किया है वो नंबर मुझे सेंड भी करना होगा इस फंक्शन को। तो सेंड करने के लिए मैंने इसीलिए इसकी एक डेटा टाइप क्रिएट की, इंटीजर डेटा टाइप। सही है, इंटीजर डेटा टाइप से क्या हुआ, अब जो भी डेटा जाएगा यहाँ से ट्रांसमिट होगा, या इसको मैं भेजूंगा कॉल कर रहा हूँ जब भी, तो वो इस डेटा टाइप के रिस्पेक्टिव कुछ ना कुछ वैल्यू भिजवा देगा उस फंक्शन को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंटीजर डिफाइन कर दूं और इधर भी इंटीजर डिफाइन था तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इधर फ्लोटिंग हो जाए, ठीक है, इंटीजर की जगह फ्लोटिंग हो जाए, तो वहां पर जो कुछ भी वैल्यू जाएगी वो इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट होके जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंटीजर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो फ्लोटिंग की वैल्यू एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है और फिर वो प्रिंट आउट होगी जो भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ इस लाइन के थ्रू। तो सिंपल सा जो फंक्शन अभी हम लोगों ने वॉइड के साथ देखा था, अब हमने सेम वही फंक्शन बस एक इनपुट लेते हुए देख लिया कि इनपुट किस तरीके से भेजा जाता है इसको, और वो उस इनपुट को किस तरीके से ऑपरेट करेगा यानी कि यूज करेगा। सिंपल सा है, इंटीजर डेटा टाइप जो डिफाइन किया उसके आगे मैंने एक वेरिएबल का नाम भी लिख दिया, ताकि जो भी डेटा मैं भिजवा रहा हूँ वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो। ठीक है, तो वैल जो है वो एक वेरिएबल है, ज़रूरी नहीं हम लोग डिफरेंट नाम रखें, सेम नाम भी रख सकते हैं, लेकिन इन दोनों नाम के ना सेम भी अगर रख दूं तो दोनों अलग अलग स्कोप के अंदर मौजूद हैं। स्कोप पता है क्या होता है तुम लोगों को? नहीं सर। स्कोप क्या होता है? अच्छा चलो, ये नहीं मालूम। सर जैसे वेल लिखेंगे तो वो ऑरेंज हो जाता है, और वो नंबर लिखेंगे तो वो वैसे ब्लैक ही रहता है। तो ये मतलब इसमें क्या चेंजिंग होती है? वेल लिखेंगे और क्या लिखेंगे? जैसे एक ये वेल यानी वैल्यू की ये कमांड लिख दी, और जैसे कमांड है
कमांड का एक वेरिएबल लिख दिया, तो कमांड का जो वेरिएबल होगा वो मतलब जैसे ब्लैक नजर आ रहा है ब्लैक ही होगा, और ये ऑरेंज हो जाएगा वेल का, अगर वेल लिखेंगे तो ये ऐसा क्यों होता है? यार ये होते हैं कुछ रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड में जैसे कि एक इंटीजर हमारे पास रिजर्व वर्ड है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो वो कलर चेंज इसीलिए होता है ताकि यूजर जब टाइपिंग कर रहा है तो उसको पता चल जाए कि ये रिजर्व वर्ड है, आप ये यूज ना करो अपने वेरिएबल के नाम के तौर पे। ठीक है, तो यानी कि मैंने अगर कभी लाइन में लिख दिया इंटीजर, एक मैं वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ इंटीजर डेटा टाइप का, और उस वेरिएबल का नाम भी मैंने इंटीजर लिख दिया, तो ये दोनों ब्लू कलर के हो जाएंगे। शायद ब्लू होते हैं या कौन सा कलर होता है मुझे याद नहीं, लेकिन जो भी होता है कलर, कलर चेंज हो जाने से मुझे ये पता चलेगा ये रिजर्व वर्ड है, आप इसको यूज ना करो। इंटीजर ए बोल दो तो ये चेंज हो जाएगा, इसका कलर नॉर्मल हो जाएगा जो ब्लैक कलर होता है या जो भी स्टैंडर्ड कलर चल रहा है। तो ये बोलेगा अब जो है कोई इशू नहीं है, आप यूज कर सकते हो इस नाम का, इंटीजर ए नाम का, या इंटीजर एफ या इंटीजर डी। तो इस टाइप के अगर तुम लोगों ने गलती से कभी नाम वगैरह रख दिए तो कंपाइलर जो है ना वो सिर्फ कलर की चेंज होने से इंडिकेशन दे देता है कि ये जो है रिजर्व वर्ड है, आप यूज ना करो, चेंज कर लो, कोई इसके अंदर चेंजेस ले आओ इस वर्ड के अंदर, तो फिर यूज कर सकते हो। और तो कुछ नहीं है इसमें, बस जो मेन पॉइंट होता है। ठीक है, सर जो एक्सक्यूज मी सर। वेल है, वेल किसके लिए रिजर्व्ड होता है? वेल किसी चीज के लिए रिजर्व नहीं होता, ये एक वेरिएबल का नाम है। इधर तुम अपना नाम भी लिख सकते हो, लेट से उस्मान लिख दिया मैंने, तो जो भी डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ ना वो उस्मान एक वेरिएबल है, उसके अंदर स्टोर हो रहा है। या मैं उस्मान भी नहीं लिख रहा, मैं लिख देता हूँ लेट से माई नंबर। ठीक है, तो ये सारे रिजर्व वर्ड नहीं है, ये सारे एक वेरिएबल मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे इंटीजर डेटा टाइप का मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ना, इंटीजर ए, इंटीजर बी। सर ऑर्डिनो की कोडिंग जब करते हैं तो उसमें ये जो वेल होता है ये भी वो शो कर रहा होता है कि रिजर्व वर्ड है? नहीं यार, मुझे आइडिया नहीं, ऑर्डिनो में शायद होता हो, डिपेंड करता है ये आप कौन सा यूज कर रहे हो। मतलब ऑर्डिनो एक वो है माइक्रो कंट्रोलर, तो माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे डिजिटल राइट। ठीक है, ये एक रिजर्व फंक्शन है। अब इसको तुम एज अ वेरिएबल यूज कर रहे होगे तो वो डार्क कलर या कुछ और कलर चेंज हो जाएगा उसका, इस चीज का, इस वर्ड का, क्योंकि ये एक फंक्शन है स्पेसिफिक किसके लिए, ऑर्डिनो के लिए। ऑर्डिनो जब भी उसको तुम कोडिंग कर रहे होगे ऑर्डिनो की, तो उसके अंदर ये एक फंक्शन होता है डिजिटल, मेरे ख्याल से डी स्मॉल होता है और राइट का डब्ल्यू कैपिटल होता है शायद, या मुझे याद नहीं, पता नहीं क्या होता है ठीक से, यस सर। तो देख लेना एक्सक्यूज मी बस। सर। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डिनो के लिहाज से एक रिजर्व वर्ड है, जरूरी नहीं ये एक पीसी के लिए जब तुम कोडिंग कर रहे हो तो उसमें भी ये रिजर्व्ड हो। ठीक है, हाँ क्या पूछ रहे ओके हो? सर, समझ गया, थैंक यू सर। सर जैसे ऊपर वहाँ वो जब डिक्लेयर कर दिया वहाँ बता दिया कि इंटीजर है, तो नीचे जब वो डिफाइन कर रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू क्यों लिखा है फिर, इंटीजर वैल? हाँ, ऊपर जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, डिक्लेयर में मैं सिर्फ क्या बताता हूँ, इनपुट वो क्या ले रहा है, उस फंक्शन का नाम क्या है, और उसके अंदर इनपुट कितने आ रहे हैं। एक ही इनपुट आ रहा था तो फिर मैंने उसकी सिर्फ डेटा टाइप बता दी। ठीक है, डेटा टाइप बताइए, अभी तक मैंने उस डेटा टाइप से रिलेटेड वेरिएबल का नाम नहीं बताया। ठीक है, तो डिफाइन करते वक्त जब मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब ये फंक्शन जो है करेगा क्या, उसका बिहेवियर मैं बता रहा हूँ, उसने परफॉर्म क्या करना है, काम क्या करना है, तो उस काम करते वक्त मुझे बताना ये पड़ेगा कि इंटीजर जो था, जिस डेटा टाइप था, जो डेटा टाइप है उस, वो किस वेरिएबल की डेटा टाइप है। तो वेरिएबल का नाम भी यहाँ पे लिखूंगा ना मैं, जैसे यहाँ पे इंटीजर नम नहीं मैंने सर, मैं लिखा ये है। कह रहा हूँ कि जैसे ऊपर बता दिया कि इंटीजर है तो फिर नीचे हाँ, फिर से क्यों लिखा कि इंटीजर है? नीचे बताना पड़ता है। लेट से तुम्हारे पास कोई फंक्शन है जो दो चीजों का इनपुट ले रहा है और उनको मल्टीप्लाई करके दे रहा है, तो मैंने फंक्शन का नाम रखा माई मल्ट। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का एक फंक्शन है। तो ये दो इनपुट ले रहा है, लेट से एक इंटीजर ले रहा है और कॉमा एक और इंटीजर ले रहा है, दो इंटीजर नंबर को लेके वो मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहाँ पर मैंने इनको डिफाइन कर दिया पहली लाइन के अंदर, यही चीज, इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, आखिर में सेमीकोलन लिख दिया। जब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ ना तो मैं बताऊंगा पहला जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का वो क्या है, वेरिएबल का नाम। मैं सिर्फ ये नहीं लिखूंगा ए कॉमा बी,
अब इसमें ए कौन सा है, ये पहला वाला है या ये वाला है? ये भी हो सकता है, मैं हो सकता है मल्टीप्लाई का जो है मैं एक इंटीजर नंबर को मल्टीप्लाई करवाऊं फ्लोट से, ठीक है, ये काम भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। अब ये कौन बताएगा ए वेरिएबल जो है वो फ्लोटिंग है कि इंटीजर है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपाइलर के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे की साइड पे भी हम दोबारा से टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो इंटीजर ए फ्लोट बी, तो मेरे पास पहले जो टर्म है वो इंटीजर डेटा टाइप की है और दूसरी टर्म जो है वो फ्लोटिंग टाइप की है, ठीक है। तो ये डेटा टाइप बतानी पड़ती है हमें, ठीक है। अच्छा, एक और काम भी हो सकता है, ये जो मैंने डिक्लेयर जहाँ पे किया है ना, वहीं पे मैं नीचे डिफाइन भी कर सकता हूँ, यानी कि ये जो ब्रैकेट वाली जगह है ना, जिसको मैंने अभी एक डब्बे के अंदर बंद किया है, ये एग्जैक्टली डब्बा ना मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं सेमीकोलन हटा दूं, सेमीकोलन हटा देने के बाद ये जो पूरा डब्बा है मैं इधर टाइप कर दूं और इंटीजर के बाद ना मैं वेल यहीं पे ही लिख दूं। तो लाइन बचाने के लिए लोग ऐसा भी करते हैं कोडिंग, यानी कि पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो ऊपर ही डिक्लेयर भी कर दिया और डिफाइन भी कर दिया ऊपर ही, ठीक है। यानी कि उसका नाम और इनपुट आउटपुट डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद डेफिनेशन यानी कि उसने करना क्या है वो भी ऊपर ही बता दिया, नीचे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो दो तरीके हैं बस इसको, मतलब फंक्शंस को लिखने के, एक तो वही है कि ऊपर ही डिफाइन भी करो और डिक्लेयर भी कर दो, और यहाँ तो ये करो कि डिक्लेयर ऊपर कर दो और फिर मेन के बाद जाके कहीं डिफाइन कर दो उसको, ठीक है। तो डिक्लेयर करते वक्त हमें वेरिएबल का नाम बताना जरूरी नहीं होता, लेकिन डिफाइन करते वक्त हमें वेरिएबल का नाम भी बताना पड़ता है, ठीक है। अगर वेरिएबल का नाम नहीं बताऊं तो मेरे पास एरर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं ये करूं कि डिक्लेयर कर दूं और इधर वेरिएबल का नाम नहीं बताऊं तो मेरे पास एरर कोई नहीं आएगा। ये भी कर सकता हूं, डिक्लेयर करते वक्त मैं वेरिएबल का नाम इधर भी बता दूं और इधर भी बता दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं सेम चीज टाइप करने की, या जो आसानी लगे लोगों को वैसा करते हैं लोग। मुझे यार आसानी वही लगती है, ऊपर ही डिक्लेयर करो और ऊपर ही सर एक डिफाइन बार लिख दो। समराइज कर देंगे थोड़ा। एक बार समराइज मैं कर देता हूँ, ठीक है। पहले ये जो कोड अभी लिखा हुआ है ना, इसको समझ लेते हैं ये कर क्या रहा है। ये सिंपल सा क्या कर रहा है, मैंने इस फंक्शन को ना डिक्लेयर किया सबसे पहले, ठीक है। डिक्लेयर करने में मैंने क्या बताया उसको, आउटपुट क्या जा रहा है, ठीक है। आउटपुट डिफाइन किया, उसका नाम क्या है, ठीक है, फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम है प्रिंट मैसेज, ठीक है। और इस फंक्शन का इनपुट क्या आ रहा है, वो इनपुट की डेटा टाइप सिर्फ डिफाइन की है मैंने, ऊपर डेटा टाइप लिखी है मैंने इधर, ठीक है। इनपुट कितने आ रहे हैं, एक ही इनपुट आ रहा है क्योंकि एक ही इंटीजर है, और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। वेरिएबल का नाम क्या है, मर्जी है मेरी, मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँ या ना करना चाहूँ मेरे ऊपर है, ठीक है। यानी कि मैं ये भी लिख सकता था यहाँ पर इंटीजर स्पेस वेल, यानी कि ये जो चीज लिखी है ना, ये चीज मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें, कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना, कोई चलने में प्रॉब्लम आएगी आगे चल के, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। ये मैंने क्या किया है, अभी डिक्लेयर किया है अपने फंक्शन को, डिक्लेरेशन हो गई, आखिर में आके मैंने उसको डिफाइन किया है फंक्शन को। डिफाइन करने में क्या होता है यार, मेरे पास वॉइड जो ऊपर लिखा था एग्जैक्टली वैसे लिखा, प्रिंट मैसेज जो नाम मैंने ऊपर दिया था डिक्लेयर करते वक्त वही नाम नीचे भी लिखा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लाजमी लिखना होता है इंटीजर और वेरिएबल का नाम, ठीक है। ऊपर मैं सिर्फ इंटीजर भी लिख के आ सकता था, लेकिन इधर तो लाजमी लिखना है पूरा, ये इंटीजर जो है उसका वेरिएबल का नाम भी क्या है, वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैं ये वेरिएबल का नाम आगे चल के यूज भी करूंगा, ठीक है। वेरिएबल का नाम ना दूं तो फिर वो एरर देगा, बोलेगा यार डिफाइन करने जा रहे हो और एक इनपुट आ रहा है उसका और आगे यूज भी नहीं कर रहे तुम इनपुट, तो चाहते क्या हो, यहाँ तो वॉइड लिख दो इधर, ठीक है। तो इंटीजर डेटा टाइप एक वैल्यू वेल के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। जो भी मैं उस फंक्शन को मैं प्रिंट फंक्शन को मैं जो भी डेटा भिजवाऊंगा, ठीक है, तो भिजवाते वक्त जो भी वैल्यू आई इसके पास वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी, ठीक है। जो भी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हुई वो फिर
प्रिंट हो जाएगी परसेंटेज डी के अंदर, यानी कि इसकी वैल्यू उठ के इसके अंदर प्रिंट हो जाएगी। मेरे पास फाइनली मेरे पास क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर एन इंटीजर। इंटीजर मैंने लेट्स से इंटीजर 5 एंटर किया, तो यूजर ने जो एंटर किया इस लाइन में 5 किया, वो 5 जो है इस वेरिएबल के अंदर यानी कि नम के अंदर है मौजूद, यानी कि प्रिंट मैसेज ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा हुआ है। वो 5 जो है वो उठ के किधर आया, इस वाली लोकेशन पे, ठीक है। वो 5 स्टोर हो गया किसके अंदर, वैल के अंदर। अब मैं इस फंक्शन के अंदर जब एंटर हुआ तो उसको ये लाइन दिखी, इस लाइन के अंदर उसको क्या दिखा, प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर दिया उसने, वैल्यू पास्ड बाय फंक्शन इज परसेंटेज डी के अंदर क्या आ जाएगा, वेरिएबल की वैल्यू उठ के, तो 5 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास, ठीक है। और न्यू लाइन हो जाएगी क्योंकि न्यू लाइन लिखी हुई है। तो ये सिंपल सा कोड है जो कि इस तरीके से रन होगा। अच्छा, ये तो चीज हो गई हमारा इस फंक्शन से रिलेटेड, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। और तुम लोगों ने ये सर भी देख लिया। हाँ सर आपने वो पहले कहा था कि दोनों अलग अलग स्कोप में हैं। तो अगर हम जो प्रोग्राम है उधर फिर कहीं और वैल की वैल्यू यूज करें तो वो भी चल जाएगी क्या? बिल्कुल, मतलब स्कोप मैं भी थोड़ी सी देर में डिफाइन करने ही वाला था कि स्कोप होता क्या है। तो खैर उस पे अभी स्कोप पे 1 मिनट में आता हूँ मैं। अभी तुम लोगों ने क्या क्या चीज सीख ली, फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, उसका नाम क्या देना होता है हमें, ठीक है। नाम वैसे ही दे सकते हैं जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जो तुम लोगों का दिल करे। कोशिश ये की जाती है कि फंक्शन का नाम उसके काम डिफाइन कर दे, वो क्या करने वाला है, ठीक है। प्रिंट मैसेज, इससे डायरेक्ट मुझे ये पढ़ के पता चल रहा है कि इस फंक्शन ने करना क्या है, ठीक है। तो नाम हम लोग हमेशा कोशिश ये करते हैं कि नाम ऐसा दें कि सिर्फ पढ़ के ही उसका नाम पता चल जाए कि उसने करना क्या है। तो फंक्शन का नाम तुम लोगों ने देख लिया, उसका इनपुट देख लिया कैसे डिफाइन करते हैं, और आउटपुट देख लिया किस तरीके से डिफाइन करते हैं। फंक्शन को हम कॉल किस तरीके से करते हैं और उसको पास किस तरीके से, पास क्या करना है, वैल्यू किस तरीके से पास करते हैं उस फंक्शन को, तुम लोगों ने ये भी देख लिया। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ मैंने उस वेरिएबल का नाम लिख देना है जो मुझे इस फंक्शन को पास करनी है, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू पास करना भी सीख ली, फंक्शन को तुम लोगों ने डिफाइन करना भी सीख लिया, उसने काम क्या करना है, ठीक है। ये चीजें हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं यार स्कोप से रिलेटेड। लेट से मैं एक काम करता है, यहाँ पर जो वैल लिखा हुआ है ना, इस वैल की जगह भी मैं क्या लिख देता, नम, ठीक है। तो इस पूरे कोड के अंदर ना मुझे क्या दिख रहा है यार, वेरिएबल नम और वेरिएबल नम 2 दफा लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि नम जो डिक्लेयर हुआ है, इंटीजर नम यहाँ पे भी कर रहा हूँ और इंटीजर नम यहाँ पर भी कर रहा हूँ। क्या ये दोनों वेरिएबल्स एक ही है या डिफरेंट है, कोई बता सकेगा, कोई तुक्का लगा दो। अलग है ना सर? बिल्कुल अलग हैं ये। अच्छा, अब ये अलग किस तरीके से है, तो ये हमारी क्या हो गई, मेन मेमोरी। मेमोरी किस चीज को मैं कह रहा हूँ, रैम को कह रहा हूँ अपनी, ठीक है, जो रैम हमारे पीसी वगैरह में होती है। अच्छा, अब होता क्या है, जब ये फंक्शंस वगैरह मैं बना रहा होता हूँ और इसमें वेरिएबल्स वगैरह हैं, तो इसमें स्कोप का क्या मतलब है वो डिफाइन करने जा रहा हूँ अब मैं। तो मैंने जो है क्या किया है, मेन के कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम क्या है, इंटीजर नम। वो वेरिएबल जो है वो किसी लोकेशन को कंज्यूम कर रहा होगा रैम के अंदर। लेट्स से ये वाली लोकेशन जो है उसका एड्रेस लेट्स से मैं 35 कह दूं, 35 हैक्स, ठीक है। उस 35 हैक्स की वेरिएबल का नाम क्या है, नम है वेरिएबल का नाम। और इसके अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है, लेट्स से मैंने 5 एंटर किया था, तो 5 डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और जगह मैंने जाके कहीं एक फंक्शन बना रहा हूँ, उस फंक्शन का नाम भी मैंने नम रख दिया है। तो ये नम और ये नम जो है ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट क्यों है, ये दोनों डिफरेंट स्कोप में यूज हो रहे हैं। ये कर्ली ब्रैकेट इस वाले के अंदर है, मेन के ब्रैकेट के अंदर यूज हो रहा है, और ये जो यूज हो रहा है इंटीजर नम, ये किसके ब्रैकेट में यूज हो रहा है, प्रिंट मैसेज के एक फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है। वो फंक्शन कौन सा था, मेन वाला फंक्शन था। ये फंक्शन कौन सा है, प्रिंट मैसेज वाला फंक्शन। तो इस मेमोरी के अंदर भी ना कुछ स्पेसेस एलोकेट होती हैं जो फंक्शन डिफाइंड होती हैं। यानी कि ये इतनी मेमोरी जो है वो मेन के लिए, मेन के जितने भी वेरिएबल्स लेट्स से अभी एक ही था, तो ये कर्ली ब्रैकेट जो मैंने बताया है ये सिर्फ इतना ही सा है, यानी कि इतनी सी रैम घेर रहा है
मेरी मेन फंक्शन जो है। बाकी कोई छोटा सा पोर्शन मेरे पास कौन घेर रहा होगा, प्रिंट मैसेज का फंक्शन। प्रिंट मैसेज का फंक्शन जो है मेरी एक और मेमोरी में लोकेशन कहीं और जाके वो जगह घेर रहा है। कौन सा फंक्शन, प्रिंट मैसेज का फंक्शन। अगर इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते तो मल्टीपल जगहें घेर रहे होते हैं, ठीक है। तो बताने का मेन मकसद क्या है, इसका स्कोप जो है ना वो किससे रिलेटेड है, मेन फंक्शन से रिलेटेड। ये यहाँ पे भी एक और वेरिएबल है, उसका नाम क्या है, नम है। लेकिन इस वाले नम का स्कोप जो है ना वो किससे रिलेटेड है, वो है मेरे पास प्रिंट मैसेज वाले फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। इसका स्कोप अलग है, उसका स्कोप अलग है। इसकी रैम के अंदर लोकेशन डिफरेंट है, उसकी रैम के अंदर लोकेशन डिफरेंट है। तो नाम सेम हो जाने से ये नहीं होगा कि मैं यहाँ पर 3 लिख दूं और यहाँ पर मैं कोई डेटा भिजवाऊं ही नहीं, और यहाँ पे मैं वैल की जगह नम लिख दूं, ठीक है, और प्रिंट करवाने के लिए बैठ जाऊं और सोचूं कि ये प्रिंट हो जाएगा, तो ये प्रिंट नहीं होगा। इस वेरिएबल का जो भी डेटा है ना वो इस ब्रैकेट के अंदर ही रहता है और कहीं नहीं जाता जम करके, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, जब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कोई वैल्यू भिजवानी है ना तो मुझे कोई वेरिएबल डिफाइन करना होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर के नाम से, क्योंकि मुझे इस फंक्शन से, मेन वाले फंक्शन से कोई वैल्यू भिजवानी थी प्रिंट मैसेज वाले फंक्शन में। जब भी मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप क्रिएट की, उस इंटीजर डेटा टाइप की कोई भी नाम रख दिया वेरिएबल का, लेट से ए नाम रख दिया या लेट से नम नाम रख दिया, सेम नाम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं, जो दिल करे, ठीक है। आसानी ये रहती है कि डिफरेंट ही रख लो, वो रहता है समझने में आसानी रहती है, कंफ्यूजन नहीं होती बस, ठीक है। खैर अब क्या होगा, मुझे क्या करना है, इस वाले स्कोप से, लेट से स्कोप नंबर 1 कह रहा हूँ, इस स्कोप से मुझे कोई डेटा भिजवाना है स्कोप नंबर 2 में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर फिर उस वैल्यू को मैंने लिख दिया जिसको मुझे भिजवाना है, ठीक है। जब भी मैंने यहाँ पर जो डेटा टाइप क्रिएट की थी, एक इंटीजर डेटा टाइप क्रिएट की थी, ताकि इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू मैं भिजवा सकूं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, एक स्कोप से दूसरे स्कोप में, ठीक है। तो ये तो हो गई बात स्कोप से रिलेटेड। अच्छा, हमने जब वेरिएबल्स वगैरह पढ़ रहे थे तो हमने एक और चीज देखी थी, ग्लोबल वेरिएबल्स भी कुछ होते हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, उनका स्कोप जो है ना वो पूरा एंटायर प्रोग्राम होता है, यानी कि मैं जितना भी कोड लिख रहा हूँ वो एक्सेसिबल है, उस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली। यानी कि मैं अगर लेट से यहाँ पर जितना भी मैं कोड लिख रहा हूँ उससे ऊपर मैं एक डिफाइन कर दूं इंटीजर नम, ठीक है, एक वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया। अब इस ग्लोबल वेरिएबल बनाने से मुझे फायदा क्या मिला, मैं इस ग्लोबल वेरिएबल को डायरेक्टली यहाँ पर भी एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ पर भी एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे कोई डेटा भिजवाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब रैम के अंदर ना वो सिर्फ एक ही जगह घेर रहा होगा इंटीजर नम, और वो एक्सेसिबल है, वो एक अकेली जगह पूरे एंटायर कोड के अंदर, कहीं पे भी मैं उसको कॉल करना चाहूँ या उसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे क्या होगा, जब मैंने बाहर लिख दिया ना तो यहाँ पर मुझे इंटीजर वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं, वॉइड ही कर दो, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल का तो एक्सेस डायरेक्टली है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली नम लिख सकता हूँ, नम से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूँ, वॉइड लिख दूँ, यानी कि मैं कोई इनपुट नहीं ले रहा, कोई आउटपुट नहीं दे रहा, ठीक है। दोनों वॉइड हैं लेकिन फिर भी मेरे पास इधर वैल्यू आ रही है और वो प्रिंट भी हो रही है, ठीक है। सर तो उसके सर अंदर वो वॉइड लिखने से क्या स्कोप होगा? का, से स्कोप को थोड़ा सा और वो बता देंगे। यार मैं एक मिनट बताता हूँ। हाँ, क्या दूसरा बंदा क्या पूछ रहा था। सर ब्रैकेट में वॉइड लिखने से क्या होगा? ब्रैकेट में वॉइड लिखने का मतलब क्या है, उसमें कोई इनपुट नहीं आ रहा बाहर से, कोई फंक्शन उसको पास नहीं कर रहा कोई वैल्यू, ठीक है, फंक्शन तो को सर पास। फिर उसको हाँ क्या, तो उसको खाली नहीं छोड़ सकते, जैसे वो मेन फंक्शन का ब्रैकेट खाली है? बिल्कुल खाली छोड़ दो, कोई इशू नहीं, एक ही बात है। एक ही बात है, बिल्कुल कोई इशू नहीं, ओके सर। ठीक है। तो खैर वॉइड लिख लो या खाली छोड़ दो, मर्जी है आपकी। तो स्कोप वाला दोबारा से मैं बता देता हूँ स्कोप का मतलब क्या है, ठीक है। स्कोप का मतलब यार ये है कि मेरे पास जो मेन मेमोरी है ना, रैम है, तो रैम के अंदर ना एक स्पेस एलोकेट हुई हुई है जिसके अंदर किसका डेटा स्टोर हुआ हुआ है, मेन फंक्शन का, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स बने हुए हैं, लेट जी से सर। नंबर, और लेट से मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ ए,
ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स बने हुए हैं। तो इस मेन के फंक्शन का जो एलोकेट हुई है ना स्पेस में मेन मेमोरी में, ठीक है, रैम के अंदर, तो उसके अंदर दो वेरिएबल क्रिएट हुए होंगे, एक नम का होगा और एक ए का होगा, ए वेरिएबल का, ठीक है। दोनों की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, एक और जाके कहीं ना कहीं, अब लेट से बहुत सारे जी दूर, कहीं दूर हमारे पास एक और जगह एलोकेट हुई हुई है, वो किसके लिए है, प्रिंट मैसेज। प्रिंट मैसेज की जगह एलोकेट हुई हुई है, उसके अंदर भी कुछ वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं। वो वेरिएबल कौन सा है, वैल का है, ठीक है, सही है। प्रिंट सही मैसेज है। को प्रिंट मैसेज को कौन सा वेरिएबल नजर आता है, सिर्फ इसके जो एलोकेटेड जगह है ना, उसमें जितने वेरिएबल पड़े हुए उसको सिर्फ वही नजर आते हैं, उसको और कुछ नजर ही नहीं आता, ठीक है। तो स्कोप का मतलब क्या हुआ, वो लिमिटेड स्कोप में देख सकता है, ठीक है। अच्छा, सही। ये तुम लोग इस तरीके से समझ लो कि पहाड़ी है डिफरेंट, और लोग अपने अपने जमीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लैंड के ऊपर काम कर रहा है अपना, उसको तो अपनी जो एतराफ की चीजें सिर्फ वही नजर आती हैं, लेकिन जो पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है ना, उसको ये भी नजर आ रहा है, इस साइड पे जो बंदा काम कर रहा है वो भी नजर आ रहा है। तो ये जो पहाड़ के ऊपर बंदा बैठा हुआ है वो ग्लोबल बंदा हो गया, ये जो नीचे जमीन पे काम कर रहा है उसका स्कोप जो है ना वो छोटा सा है देखने का। इस वाले का जो बाहर काम कर रहा है, जो पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, उसका स्कोप जो है वो एंटायर रीजन है, जो पूरा रीजन है उस पूरे रीजन को वो देख सकता है। तो इसको तुम इस तरीके से समझ लो, ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो स्कोप जो है ना वो सिर्फ यही है कि प्रिंट मैसेज जो फंक्शन है ना, वो सिर्फ अपने जो उसको मेमोरी जमीन एलोकेट वाला। हुई है, उस मेमोरी एलोकेटेड वाले एरिया ही को देख सकता है वो बाहर जी किसी और मेमोरी की लोकेशंस को देख नहीं सकता, ना उसके ऊपर काम कर सकता है, ना उसकी वैल्यूज यूज कर सकता है, ना चेंज कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता उसको, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अच्छा जी, अच्छा अब मैं क्या बता रहा था, मेन एक्सक्यूज मी फंक्शन सर, जो है, एक मेन को भी उसके अपने ही नजर आते हैं। एक होता है ग्लोबल फंक्शन, ग्लोबल मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल जो मैंने बना दिया ना अगर कोई, तो लेट से ए, मैं बी बना रहा हूँ, इंटीजर बी, ये मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल को हर कोई देख सकता है, प्रिंट मैसेज भी देख सकता है, मेन फंक्शन भी देख सकता है इस बी को, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल का फायदा क्या होता है, मैं एक्सेस यहाँ पर करना चाहूँ हो सकता है, यहाँ पर उसको एक्सेस करना चाहूँ यानी कि रीड करना या राइट करना, एक्सेस का मतलब ये है, ठीक है। रीड करना या राइट करना, राइट का मतलब चेंज, ठीक है। तो जो भी करना चाहूँ वो हो सकता है कहीं पे भी रहते हुए। तो ये स्कोप से रिलेटेड बात है कि हमारे वेरिएबल्स का स्कोप क्या है। हाँ, क्या पूछ रहे थे। सर ये जो ग्लोबल वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू कहाँ पे डिफाइन होगी, मतलब मेन फंक्शन के अंदर ही होगी या फिर बाहर होगी? उसकी वैल्यू कहीं पे भी डिफाइन करो अपडेट हो जाएगी। लेट्स से मैंने इंटीजर ए एक वेरिएबल बनाया, इसको मैं बाहर ही डिफाइन कर सकता था ए इक्वल्स टू 3 लेट्स से, या अगली लाइन में मैं इसके बाद क्या लिख देता, इंटीजर, ओ सॉरी इंटीजर बोल रहा हूँ, ए के अंदर डलवा दो 5, ठीक है। तो ये भी कर सकता हूँ, ठीक है, बाहर ही है ये, किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिख रहा मैं अभी, सही है ना। तो ये वेरिएबल्स जो डिफाइन किए हैं ये ग्लोबल वेरिएबल हैं, जिसको मैं डिफाइन करने के बाद उसमें असाइन जो कर रहा हूँ वैल्यू वो मैं बाहर भी कर सकता हूँ, या फिर उसकी वैल्यू मैं अंदर भी डिफाइन कर सकता हूँ। ए इक्वल्स टू 5 लेट से यहाँ पे डिफाइन कर दी मैंने। तो इसकी वैल्यू जब मैं प्रिंट करवाऊंगा ना, तो वो 3 प्रिंट नहीं होगी, वो 5 प्रिंट होगी, क्योंकि जब ये कंपाइल होता है कोड, तो इनिशियली उसके अंदर वैल्यू उसने क्या डलवा दी, 3। जैसे ही मेन के अंदर गया, उसको पहली लाइन में उसने 3 को अपडेट करके 5 बना दिया। तो जब भी मैं कहीं पे भी प्रिंट करवाऊँ, लेट से मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूं और इस वैल की जगह मैं ए लिख दूं और देखूं, तो मुझे क्या नजर आएगा, ए के अंदर जो है वैल्यू क्या रखी हुई है, वो 5 है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको मेन फंक्शन में जाके अपडेट कर दी थी उसकी वैल्यू। जो मेरे पास कोड जब भी रन होता है, वो मेन फंक्शन में सबसे पहली लाइन रन होना स्टार्ट होती है, तो वहीं पे मैंने लिख दिया था उसकी अपडेटेड वैल्यू, तो अपडेटेड वैल्यू ही रहेगी, ठीक है। तो ये था फंक्शन से रिलेटेड तमाम बेसिक्स वगैरह जो कुछ भी है फंक्शंस में होता क्या क्या है। अब जितना ज्यादा तुम लोग फंक्शंस बनाओगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी और समझ में सर कोई आएगा। लिमिट होती है क्या किस चीज की लिमिट। फंक्शन बनाने की?
नहीं, कोई लिमिट नहीं है, जितने चाय बना लें। जितने चाहो बनाओ, कोई इशू नहीं उसमें। ठीक है, फंक्शंस यही अच्छा सर, होता है। हाँ जैसा आपने कहा कि वो ब्रैकेट में वॉइड लिख दो या फिर खाली छोड़ दो, तो इसका मतलब है कि बाहर से कोई वैल्यू नहीं आ रही। हाँ, तो ये बाहर की वैल्यू कौन सी होती है? बाहर से मतलब यार देखो, मैंने क्या बताया था, मेन मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट हुई हुई है मेन की, और एक हुई हुई है प्रिंट मैसेज की। ठीक है, ये इतना बड़ा एरिया जो है वो मेन मेमोरी का है, इतना बड़ा एरिया जो है वो प्रिंट मैसेज का है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या चाह रहा हूँ, प्रिंट मैसेज ना इसके अंदर के किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो एक्सेस में डायरेक्टली नहीं कर सकता, मुझे क्या करना होगा, इस वेरिएबल को पास करना होगा इधर। ठीक है, भिजवाना पड़ेगा मुझे उसके पास कि ये डेटा है भाई ले लो। बात समझ में आई? तो भिजवाने के लिए ना मुझे कुछ भेजना है, मैंने उसको इनपुट करना है जी इस फंक्शन को। तो फंक्शन को मैंने इनपुट किस तरीके से किया, नंबर उसके ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, नंबर ये वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है ये भेज दो इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन के अंदर जब भी मैंने यहाँ पर वॉइड नहीं लिखा, अब क्या लिखा, इंटीजर वैल, क्योंकि मैं इसमें कुछ भिजवा रहा हूँ, एक स्कोप से दूसरे स्कोप में कोई वैल्यू भिजवा रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आई अब? वॉइड जी क्यों सर। लिखते हैं और कब लिखते हैं और क्यों नहीं लिखते अगर नहीं लिख रहे तो। ठीक है, तो जब भी भिजवाने वाला काम है, एक फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ हुआ वेरिएबल दूसरे फंक्शन में अगर मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो भिजवाना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई हल नहीं है। उसके अलावा हल ये है कि मैं इस वेरिएबल को उठा के ग्लोबल बना दूं। ठीक है, अगर ग्लोबल बना दूंगा तो फिर भिजवाना भी नहीं पड़ेगा, मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा दिल करे, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका यही है कि भिजवाया जाता है वेरिएबल को, एक जगह से दूसरी जगह ग्लोबल नहीं बनाए जाते। ठीक है, खैर ये तो हो गई बातें बहुत सारी फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है जी, तो अब कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी और देख लेते हैं अगर हैं इसके अंदर। ठीक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल ये मैं बता चुका, ये आने वाला था तो पहले बोलते ना, ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा जी, ये एक और एग्जांपल आ गई जो कि फंक्शन करना क्या है, इस फंक्शन ने एवरेज परफॉर्म करना है, दो नंबर एक यूजर एंटर करेगा, उस एंटर्ड नंबर के एवरेज मुझे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो एक मैंने बना दिया फंक्शन, उस फंक्शन की डेटा टाइप क्या है, रिटर्न, यानी कि एवरेज मुझे रिटर्न भी करना होगा ना, वैल्यू क्या आई, रिजल्ट क्या आया एवरेज का। तो एवरेज का जो भी रिजल्ट है वो एक फ्लोटिंग हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं वो एक इंटीजर हो, तो फ्लोटिंग मैंने डेटा टाइप रख दी जो उसकी रिटर्न होगी, यानी कि वापस जो वैल्यू जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर दो इनपुट आ रहे हैं, एक num1 और एक num2, दो इनपुट आ रहे हैं। दो इनपुट मैंने एक यूजर से इनपुट करवाए हैं। ठीक है, फ्लोट इंटीजर वैल्यू 5 और इंटीजर वैल्यू 8, दो वैल्यूज मैंने यूजर ने एंटर कर दी। स्कैनफ से भी ले सकते हैं, ये हार्ड कोडेड है फिलहाल, तो हार्ड कोडेड वैल्यू जो है मैंने यूजर ने एंटर की, वो मैंने इस फंक्शन को भिजवाई। फंक्शन के ऊपर जो भी भिजवाते हैं वैल्यू, और अगर वो फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न वाली वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, फंक्शन को कॉल इस तरीके से करवाते हैं। ठीक है, ताकि रिटर्न वाली जो भी वैल्यू है वो इधर आ जाए, इसके अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, तो 5 और 8 जो है, यानी कि वैल्यू 1 के अंदर 5 था, इसके अंदर 8 था, ये वैल्यू उठ के इसके अंदर आई और ये वाली उठ के वैल्यू इसके अंदर आई। ठीक है, ये दोनों वैल्यू स्टोर हो गई। अब इस फंक्शन ने क्या किया, फ्लोट एवरेज एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इसके अंदर का लोकल वेरिएबल है ये। ठीक है, अब एवरेज जो है वो मैंने कैलकुलेट करवाया, num1 प्लस num2 डिवाइड बाय 2, दो नंबर का नम था, वो था मेरे पास, एवरेज निकालना था, तो ऐसे ही निकलता है एवरेज का फॉर्मूला। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा इस एवरेज के अंदर, और इस एवरेज को मैंने रिटर्न कर दिया। जिस तरीके से इस इंटीजर मेन वाले में तुम लोग रिटर्न लिखते हो ना, रिटर्न 0, अब इस दफा क्या लिख रहे हो, रिटर्न कर दो इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है। ठीक है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है, इसका एवरेज है। ठीक है, वो वैल्यू रिटर्न कहाँ होगी, जहां पर कॉल हुआ था, कॉल यहाँ पर हुआ था,
तो यहाँ पर रिटर्न हुई, इस वैल्यू में जो भी रिटर्न हुई, रिटर्न क्या हुई 6.5 होगा इन दोनों का एवरेज, तो 6.5 आ गया इसका रिजल्ट इस पूरे फंक्शन का। तो वो 6.5 इस वेरिएबल में आ गया। ये वेरिएबल फिर मैंने अगली लाइन के अंदर प्रिंट करवा दिया, द एवरेज ऑफ परसेंटेज डी में पहली वैल्यू यानी कि 5 एंड 8, ठीक है, 5 एंड 8 का एवरेज क्या है परसेंटेज एफ, एवीई के अंदर क्या थी 6.5 वैल्यू, तो 6.5 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा है ये फंक्शन जिसके अंदर तुम लोगों ने एक नई सर चीज सीखी है। हाँ सर प्रीवियस प्रीवियस फंक्शन में तो रिटर्न यूज नहीं किया था, यहाँ पे यूज किया हुआ है, क्यों? प्रीवियस फंक्शन के अंदर यहाँ पर वॉइड लिखा हुआ था, ठीक है, वॉइड लिखा हुआ होता है तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती, रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये वाला फंक्शन जो है इसमें वैल्यूएबल मुझे वैल्यू भिजवानी थी वापस, ठीक है। लेट्स से मैंने मीन, मीडियन और मोड निकालना है। मीन मतलब एवरेज होता है, एवरेज, मीडियन और मोड, ये तीन चीजें तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो मैंने लेट्स से 3 बंदे मेरे ग्रुप में, उसको एक को बोल दिया मैंने यार इसका ना फंक्शन बना के दे दो, एक को बोला इसका फंक्शन बना के दे दो, एक को बोला इसका फंक्शन बना के दे दो। आखिर में मुझे क्या चाहिए, इनके रिजल्ट चाहिए भाई। एवरेज का मुझे रिजल्ट चाहिए, मीन का मुझे रिजल्ट चाहिए, और मॉड का मुझे, मीन मीडियन और मॉड का रिजल्ट चाहिए मुझे, ठीक है। तो इन तीनों का मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। मैं इनको क्या दूंगा, मैं इनको 2 वैल्यू दूंगा या 3 वैल्यू दूंगा या 4 वैल्यू दूंगा। लेट्स से मैं 4 वैल्यू भिजवाऊंगा। मैंने इन बंदों को, ये जो पर्सन 1, पर्सन 2 और पर्सन 3 था, इन तीनों बंदों को मैंने बताया मैं 4 वेरिएबल तुमको भिजवाऊंगा। इन 4 वेरिएबल का तुमने एवरेज निकालना है, मॉड निकालना है और मीडियन निकालना है। तो वो अपने अपने काम में लग गए, उन्होंने कोड बनाया, कोड के अंदर उन्होंने 4 इनपुट लिए, ठीक है, और मुझे रिटर्न क्या कर दिया, एक फंक्शन का हर किसी ने फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न कर दी। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ कोड के अंदर जो मेन कोड लिखूंगा उसके अंदर मैं 4 वेरिएबल्स क्रिएट, 3 वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा, एक एवरेज का, एक मीडियन का और एक मॉड का, ठीक है। तीनों वैल्यू मेरे पास आ जाएगी उस फंक्शन के नाम के साथ। फंक्शन के नाम में मैं पास कर दूंगा 4 वैल्यूज, मेरे पास कोड हो गया। ये सारे पोर्शन जो नीचे का कोड है वो डिफरेंट बंदों से मुझे मिल गया, ठीक है। तो रिटर्न कब करवाना होता है, जब मुझे किसी से वैल्यू मिल रही होती है, किसी फंक्शन से, ठीक है। तो फंक्शन से जब भी वैल्यू मिल रही होती है और मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है मेन के अंदर, लेट से मुझे एवरेज से के रिस्पेक्टिव मुझे कुछ काम करना था या डिसीजन लेना था कोई, ठीक है, या मीडियन के रिस्पेक्टिव मुझे कोई डिसीजन लेना था, तो मैं नहीं चाह रहा था यार ये कोड मैं लिखूं, मेरे पास बहुत सारे बंदे काम करने वाले, उनको पकड़ा दिया। तो मुझे सिर्फ रिजल्ट से मसला है, मुझे रिजल्ट चाहिए। अब वो कैसे भी करें, रिजल्ट ला के देते हैं मुझे एक फ्लोटिंग में, ठीक है। तो फ्लोटिंग रिक्वायर्ड होता है अक्सर, फ्लोटिंग ही नहीं डिफरेंट रिक्वायर्ड हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकता है रिटर्न, जरूरी नहीं फ्लोटिंग ही हो, ठीक है। तो रिटर्न जब भी करवाना है, यानी कि अभी तो मैंने क्या किया था, सिर्फ प्रिंट करवा रहा हूँ 2 चीजों का एवरेज एक फंक्शन के थ्रू काम करवा के, ठीक है। तो वह फंक्शन क्या कर रहा है, इन दोनों को एवरेज आउट कर रहा है, मुझे रिटर्न कर देता है। जैसे तुम लोगों का एक मैथ का फंक्शन है पावर, POW, ये 2 वैल्यू लेता है, लेट से 2, 3, तो ये क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, इनकी वैल्यू जो है, रिजल्ट मेरे पास किसी वेरिएबल में रिटर्न होता है, तो वो इसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न होगा। तो वो रिटर्न किस सूरत में हो रहा है, कोई फ्लोटिंग वैल्यू में रिटर्न होगा, ठीक है। तो वो फ्लोटिंग डेटा टाइप मुझे कहीं स्टोर करवानी होगी, तो सेम मैंने यही काम किया इधर भी, ठीक है। तो पावर फंक्शन ये किसी एक नेक बंदे ने बना दिया ताकि हम लोग यूज करते रहें जब भी यूज करना हो, मुझे ये कोड जो है ना बार बार एक्सेस नहीं करना पड़े, ना टाइप करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए रिटर्न भी होती है अक्सर वैल्यूज फंक्शन से, सही है भाई। क्या हो गया? सर एक सवाल था, हो सकता है आपने पहले बताया हो, मुझसे मिस हो गया हो। हाँ, ये सर फंक्शन बनाने के लिए वॉइड, फ्लोट, इंटीजर क्या क्या यूज कर सकते हैं? तमाम डेटा टाइप जितनी होती हैं। सारे डेटा टाइप्स। सर वॉइड तो डेटा टाइप है क्या?
void डेटा टाइप तो नहीं है, लेकिन void भी यूज होता है बस। ओके सर। अच्छा, पासिंग पैरामीटर्स ये तुम लोगों ने देख लिया। लोकल वेरिएबल्स ये तुम लोगों ने स्कोप के लिहाज से देख लिया। स्कोप के लिहाज से मैंने बताया था लोकल वेरिएबल क्या होते हैं भाई, जो इन मेन जैसे फंक्शन है उसके ब्रैकेट के अंदर जितने भी वेरिएबल क्रिएट हुए हैं वो लोकल कहलाते हैं, और जो बाहर डिफाइन हुआ होता है यानी कि तमाम फंक्शन से बाहर वो ग्लोबल होते हैं। ग्लोबल और लोकल ये इस तरीके से होते हैं वेरिएबल्स, तो ये भी मैं बता ही चुका हूँ। अच्छा जी, अच्छा ये एक और फंक्शन है प्राइम नंबर चेक करने का। हमने कोड पहले देख लिया था, ठीक है। प्राइम नंबर चेक करना है मुझे। अब मैंने क्या किया, सेम वही कोड ना एक फंक्शन की सूरत में मैं चलाना चाह रहा हूँ, बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि चेक प्राइम का एक फंक्शन मैंने क्रिएट करना है, ठीक है। अब मैंने लेट से यूजर ने एंटर किया कोई 29 नंबर, ठीक है। तो 29 नंबर जो है वो मैंने किसको पास करवा दिया, चेक प्राइम के फंक्शन को, ठीक है। तो चेक प्राइम का फंक्शन जो है अब वो क्या करेगा, चेक करेगा ये जो मैंने नंबर उसको भिजवाया है 29, यानी कि क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो चेक प्राइम के अंदर मैंने 29 भिजवाया तो वो आ गया इसके अंदर 29। इस लूप का तुमको पता है तुम लोगों को, ये हम लोगों ने कल देख लिया था। 29 स्टार्ट कहाँ से होगा, ये प्राइम नंबर चेकिंग 2 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी ये n-1, यानी कि जो भी मैंने वैल्यू एंटर की है उससे एक कम तक, यानी कि 29-1 28 तक, ठीक है। 29-1 तक, ठीक है। तो वहां तक इसको लूप को चला दो और चेक करते रहो। क्या चेक करते रहो, डिवीजन का रिजल्ट जो है रिमाइंडर वो हमारे पास 0 आता है कि नहीं आता। यानी कि उस नंबर को मैंने डिवाइड किया, जो भी नंबर एंटर किया था 29 जो कि है उसको डिवाइड किया पहले 2 से, रिमाइंडर चेक किया, 3 से चेक किया रिमाइंडर, 4 से चेक किया, 5 से चेक किया, रिमाइंडर चेक करते जा रहा हूँ। अगर किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, फॉल्स। मतलब प्राइम नंबर, फॉल्स का मतलब क्या है, प्राइम नंबर नहीं है ये, ठीक है। फॉल्स हो गया हमारे पास। तो फॉल्स का मतलब क्या है, 0 होता है। 1 का मतलब ट्रू होता है, यानी कि प्राइम नंबर है। तो फॉल्स मैं रिटर्न करा दूंगा अगर ये डिवीजन का रिजल्ट जो है मेरे पास 0 आ जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, ये रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है। तो रिटर्न क्या कर दिया मैंने, 0। नहीं तो रिटर्न क्या किया, 1। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, रिजल्ट के अंदर स्टोर क्या होगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगी वैल्यू। इन दोनों के डिपेंडेंट मैंने एक वो लिख दिया, इफ एल्स के थ्रू प्रिंट करवा दिया कि जो भी नंबर एंटर किया है वो प्राइम था या नहीं था, ठीक है। सिंपल सा काम है फंक्शन से। मेरे पास अब मैं ये क्या कर सकता हूँ, जो भी नंबर एंटर किया है एक बंदे को मैंने बोल दिया, लेट से उस बंदे से बोला वो फेबोनाची सीरीज के अंदर वो नंबर आता है कि नहीं आता। एक बंदा इस चीज को चेक करने का फंक्शन बना दे और एक बंदा जो है वो प्राइम नंबर चेक करने का फंक्शन बना दे। दोनों के रिस्पेक्टिव मैं बस यहाँ पे एक चेक लगाऊंगा, उस चेक के थ्रू बता दूंगा कि ये प्राइम नंबर के अंदर आता है कि नहीं आता, प्राइम नंबर है कि नहीं है। और मैं ये भी बता सकता हूँ फिर कि ये जो है फेबोनाची सीरीज में नंबर वो लाए करता है कि नहीं करता। फेबोनाची सीरीज याद है क्या होती है? जी सर। सर वैसे आपके कहने का मतलब ये है कि जब हम ये जो है बांटे हैं, ये क्या कहते हैं, ये वाले प्रोग्राम दो बंदे आपस में बांटे हैं, जो सेकंड वाला बंदा होगा वो जो रिटर्न के अंदर है वो 0 की जगह सिर्फ 1 लिख दे। मतलब ये प्रोग्राम रन कराने के लिए मैं फर्ज करें और मेरा कोई दोस्त बना रहा है, तो मैं सेकंड मतलब मुझे वो पहले उसने बनाया मैंने बनाया, तो और मेरा वाला प्रोग्राम जो है डाउन मतलब नीचे जो है वो उसने वर्क करना है, तो मैं उसकी जगह 1 लिख दूं और वो जो मेरा दोस्त होगा उसके अपने प्रोग्राम के नीचे 0 लिखे। नहीं नहीं बाकी नहीं प्रोग्राम तो बिल्कुल सेम है ऐसा। नहीं, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये तुम बना रहे हो, ये कोई और बना रहा है, ठीक है, सही है ना। अब इन दोनों को मैं कॉल भी ना अलग अलग करवाऊंगा। सही लेट्स है। रिजल्ट वन, रिजल्ट वन मैंने लिख दिया यहाँ पर। रिजल्ट वन के अंदर क्या चेक हो रहा है, प्राइम नंबर। रिजल्ट
2 का एक वेरिएबल बना दिया मैंने, उसके अंदर क्या चेक होगा, लेट से फैब सीरीज, ठीक है, फैब सीरीज के अंदर मैं भेजवा रहा हूँ n, ठीक है। फैब सीरीज एक और बंदे ने, ये लेट से 2 वाले बंदे ने फैब सीरीज का एक फंक्शन बनाया था, चेक फैब सीरीज, ठीक है। चेक करेगा क्या 29 जो है वो फिबोनाची सीरीज के अंदर आती है कि नहीं। ये भी रिटर्न क्या करेगा 0 और 1 के टर्म्स में, ये भी रिटर्न क्या करेगा 0 और 1 के टर्म्स में, यानी कि प्राइम नंबर है या नहीं है, इसका रिजल्ट ये होना चाहिए, प्राइम नंबर है कि नहीं है। यही दो पॉसिबिलिटी है ना, जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया है, या तो वो प्राइम नंबर होगा या तो नहीं होगा, या तो उसका रिजल्ट 0 आएगा या तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। इसी तरीके से दूसरे बंदे ने जो फंक्शन क्रिएट किया है उसका रिजल्ट भी इन्हीं दो सूरत में आ सकता है, या तो वो फिबोनाची सीरीज के अंदर है या तो वो फिबोनाची सीरीज के अंदर नहीं है, ठीक है, डिपेंडिंग रिटर्न क्या हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक चेक लगा दिया इफ एल्स के थ्रू कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, एक और चेक लगा दूंगा इफ एल्स के थ्रू कि वो फिबोनाची सीरीज है कि नहीं, यानी कि रिजल्ट 2 जो है वो 1 है, तो मैं बोल दूंगा फिबोनाची सीरीज के अंदर है, ठीक है। और एल्स क्या बोल दूंगा, फिबोनाची सीरीज के अंदर नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। रिटर्न वो सही डिपेंड सर। करता है तुम लोग क्या भिजवाना चाह रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है फंक्शन की, ठीक है। तो हो कुछ भी सकता है, बस सवाल समझ में आना चाहिए, और बस कोड की लॉजिक तो पता नहीं बना लोगे कि नहीं। तो सर जो हम रिटर्न में लिखेंगे वही वैल्यू वापस जाएगी। हाँ, रिटर्न में अगर तुम लोगों ने 0 लिखा है तो 0 रिटर्न होगा, 1 लिखोगे तो 1 होगा रिटर्न, मतलब जो कोड चला उसके रिस्पेक्टिव रिटर्न होगा, ठीक है। अगर रिटर्न 0 चल गया तो रिटर्न 1 कभी नहीं चल सकता, क्योंकि इस फंक्शन से मैं बाहर आ चुका हूँ। रिटर्न का मतलब क्या होता है, इस फंक्शन से बाहर आ जाओ बस, ठीक है ना। जैसे लूप का ब्रेक सर। हाँ, जैसे लूप का ब्रेक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं, फंक्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी एक अच्छा फंक्शन है। एक बंदे को मैंने बोल दिया यार एक परम्यूटेशन का फंक्शन तुम लिख दो, कॉम्बिनेशन का फंक्शन तुम लिख दो, दोनों मुझे एक रिजल्ट दे देना, लॉन्ग की टर्म्स में या फ्लोटिंग की टर्म्स में, जो दिल करे। तो एक बंदे ने ना ये वाला फंक्शन लिख दिया और एक बंदे ने ये वाला फंक्शन मुझे लिख के भिजवा दिया, ठीक है। एक बंदे ने ये लिखा है क्या है, और एक बंदे ने ये वाला फंक्शन लिखा है मुझे लिख के दिया है। आखिर में मैंने बस क्या किया है, इन दोनों का जो रिजल्ट आया उनको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवाया और उनको प्रिंट कर दिया, ठीक है। जो मेन वाला बंदा है ना उसका काम थोड़ा सा आसान है, उसने सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, फाइंड एनसीआर कॉम्बिनेशन या एनपीआर परम्यूटेशन, ठीक है। फाइंड कॉम्बिनेशन या फाइंड परम्यूटेशन ये दो फंक्शन के नाम थे जो उस बंदे ने क्रिएट किए हैं, जो अलग अलग बंदों ने, उनको सिर्फ मैंने कॉल किया है और उनको वैल्यू भिजवाई है, ठीक है। लेट्स से 5 और 2 भिजवा दी मैंने वैल्यू, इसको भी मैंने 5 और 2 वैल्यू भिजवा दी। इन दोनों फंक्शन से रिजल्ट मेरे पास रिटर्न हुआ इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल में इनको मैंने प्रिंट करवा दिया। मेरे पास कॉम्बिनेशन का रिजल्ट जो है वो ये है और परम्यूटेशन का रिजल्ट जो है वो ये है, सिर्फ मैंने इतना सा प्रिंट का काम किया, ठीक है। तो ये होती है, कहलाती है हमारी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। मतलब मैंने इस पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को ना 2 मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक कर दिया, एक को बोला कॉम्बिनेशन फाइंड करो, एक को बोला परम्यूटेशन फाइंड करो, आखिर में दोनों मॉड्यूल्स को मैंने जोड़ दिया, अटैच कर दिया एक ही उसमें, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा है सवाल। जी सर। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बेकार है यार, स्कोप ऑफ वेरिएबल ये तो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, रिकर्जन और हेडर फाइल्स, चलो सर यहाँ, आपने स्ट्रिंग का बता सर दिया। काफी नहीं है सर आज तक। हाँ ये रिकर्जन जो है ना वो कल नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक काफ़ी है। लोकल वेरिएबल्स वगैरह और स्कोप में बता चुका हूँ, फंक्शंस की ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, देख लेना खुद से, ठीक है। मैंने बस एक दो एक्सप्लेन कर दिया इसके अंदर, ठीक है ना।
इसके सही अलावा है सर। कुछ नहीं है जो मैं बताने का है इसमें। बाकी प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट जब मिलेगा तो करते रहना। हाँ सर अभी आपने कोई असाइनमेंट दिया है? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया कोई असाइनमेंट। ये एक असाइनमेंट आ जाएगा अभी फ्यूचर में। इसमें रिकर्जन से तो नहीं है ना ये? एक मिनट में देख लेता हूँ, नहीं तो ये देते हैं 5 नंबर ऑपरेशन। ठीक है जी, रिकर्सिव है, सही है, फिर जाने दो, नेक्स्ट में देंगे असाइनमेंट। सही है। फेबिनेसी सीरीज बता दें। क्या? फेबिनेसी सीरीज। फेबोनाची सीरीज? यार फेबोनाची सीरीज ये होती है ना, पहली टर्म 0 होती है, दूसरी टर्म 1 होती है। इन दोनों को ऐड करो, मेरे पास रिजल्ट क्या आया? 1 आया। फिर इन दोनों को ऐड करो, मेरे पास रिजल्ट क्या आया? 2 आया। इन दोनों को ऐड करो, मेरे पास रिजल्ट क्या आया? 2 + 1 3 आ गया। 3 + 2 5। ठीक है, 5 + 3 8, 8 + 5। सही है, इस तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा। फेबोनाची थैंक सीरीज जो होती है, सही है ना, लास्ट की 2 यू। यस। टर्म हमेशा ऐड अप होते रहेगी। अगली जो भी आएगी वैल्यू वो ऐड अप होगी। ये दोनों ऐड अप हुई थी, ये दोनों ऐड अप हुई थी, ये दोनों ऐड अप हुई हैं, ये दोनों ऐड अप हुई हैं, और ये दोनों ऐड अप होके रिजल्ट जो है वो अगले में आया। ठीक है, सही है ना। जी सर। कि हमेशा पहली 2 टर्म जो होती है वो 0 और 1 होती है, उसके बाद फिर ये चलते रहता है। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।